स्टूडेंट्स, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एनके शर्मा। तो हम अपने चैप्टर को पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का। मधु कांकरिया जी के बारे में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि लेखिका युमथांग की गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा कर रही है अपने दोस्तों के साथ, और बड़ी मौज मस्ती के बीच जब वो पहाड़ियों को देखती हैं तो अचानक एक उदासी उनके मन में छा जाती है। आगे बढ़ते हुए लेखिका कहती है कि युमथांग पहुंचने से पहले एक जगह पड़ती है लायुंग में इन्हें रात रुकना था, और जैसे जैसे ये पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे, शाम होती जा रही थी, लेखिका कहती है कि रास्ते और सकरे होते जा रहे थे। एक एक इंच टेप मानो रख कर बनाया हुआ कि एक जीप निकल जाए, केवल इतना ही सकरा रास्ता था, अर्थात बड़ा खतरनाक यात्रा होने लगी। और लेखिका और उसके साथी तो केवल बाहरी दृश्य को देखकर ही आनंद से भर जा रहे थे। सूरज ढलने लगा और लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़िने बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के उन रास्तों से अपने घर की ओर लौट रही हैं। कुछ पहाड़ी बच्चे भी लेखिका को दिखे जो लिफ्ट मांग रहे थे, बस्ते बैग लिए हुए, स्कूली बच्चे वो लग रहे थे। लेखिका ने जितेंद्र से पूछा कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये पहाड़ी बच्चे हैं मैडम, ये कोई मैदानी इलाका नहीं है कि जहां हर थोड़ी दूर में एक स्कूल है। ये बच्चे नीचे से पढ़ करके आ रहे हैं, अपने घर जाएंगे। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी मेहनत, छोटे छोटे से बच्चे 8-10 किलोमीटर सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए इतनी लंबी यात्रा करते हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वो पैदल जाते हैं। इस संघर्ष को देखकर लेखिका के मन में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के प्रति एक अद्भुत सद्भावना जागृत हो जाती है, और वो सोचने लगती है कितना मेहनत करते हैं ये मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जगह, कितना कठिन जीवन है पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों का। छोटे छोटे बच्चों को 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल पहाड़ों पे चढ़ना उतरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। पहाड़ों में रहने वाली इन महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए यहाँ कोई सिलेंडर और उतनी सुविधा तो दिखलाई नहीं पड़ती, गाड़ियाँ पता नहीं आती होंगी नहीं आती होंगी, कब आती होंगी। तो सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करना, उसको ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करना, वास्तव में पहाड़ों का जीवन कितना कठिन होगा। ये लेखिका इस तरह के विचार अपने मन में करने लगी। बहरहाल लेखिका ये लायुंग पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है, एक लकड़ी से बने हुए छोटे से घर में एक वो रुकते हैं, जिसे वो वेटिंग भी कहा जा सकता है, विश्राम गृह भी कहा जा सकता है। वो सभी लाइन में रुकते हैं और बगल में तीस्ता नदी बह रही होती है। दृश्य बड़ा सुंदर होता है और सामने गिरता हुआ झरना, बगल से गुजरती हुई तीस्ता नदी, बड़ा अद्भुत दृश्य, बड़ा रोमांच कर भर देने वाला मन में दृश्य वहां पर लेखिका को दिखाई पड़ता है। इस पैराग्राफ में बड़ा सुंदर वर्णन उस रात का लेखिका ने लिखा कि जैसे ही हाथ मुंह धो करके झरने के नजदीक पैर डुबाकर पानी में पत्थरों पर ये बैठ जाते हैं, तो मानो बहुत कुछ ख्यालों की दुनिया में लेखिका के उभरने लगा। और लेखिका ने लिखा है इसे अपने पैराग्राफ में कि धीरे धीरे मध्यम मध्यम बहती हवा में पेड़ पौधे बढ़िया झूम रहे थे। कल कल करती जो तीस्ता नदी बह रही थी, उसकी जो आवाज आ रही थी, वो मानो एक सरगम घोल रही थी। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों से लौट रहे थे। आंखों में अनायास जो है लेखिका के कि कितना सुंदर दृश्य है, मानो किसी स्वर्ग में वो उतर आए हैं, किसी स्वर्गिक जगह पर वो आ गए हैं, ऐसा लेखिका के मन में भाव जागृत होने लगा। और लेखिका कहती हैं कि इस रात में इस शांति, चारों तरफ शांति है, और उस शांति में ध्यान से जब वो सुनती हैं कि बहते हुए पानी की जो लय है, चलती हुई हवाओं का जो शोर है, कितना सुंदर लगता है। और लेखिका कहती है कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए उसने इन जंगलों को, इन नदियों को, झरनों को, पता नहीं कितनी तरह से इनमें व्यवधान डाला, और नहीं तो परमात्मा ने इतना सुंदर संगीत दिया है, इतना सुंदर इस पृथ्वी की रचना की है। ऐसा लेखिका अपने विचारों की दुनिया में डूब जाती है, और वो कहती हैं कि अब पहाड़, ये जो हिमालय है, मेरे लिए मेरी कविता का केवल एक विषय मात्र नहीं रह गया, मेरे लिए एक दर्शन बन गया।
एक फिलॉसफी बन गई, जिसने न जाने कितने सारे विचार मुझे दिए हैं। नदी में उस शिला के बीच में जाकर बैठ गई और न जाने कितने सारे विचार मेरे मन में आने लगे। रात्रि का समय, लेखिका कहती हैं, बड़ी मौज मस्ती के मूड में सारे साथी थे, गोल घेरा बनाकर हम लोगों ने खूब अपने ढंग से गाने गाए। और जैसा एक पर्यटक के रूप में, एक सैलानी के रूप में हम कहीं बाहर जाते हैं तो खूब मौज मस्ती की, देर रात तक इन लोगों ने आग जलाकर बीच में, और कोई गाना गा रहा है, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, इस तरह से मौज मस्ती उन्होंने की। लायुंग की जितनी सुंदर वो रात थी, लेखिका कहती है कि सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मेरी नींद खुल गई, तो लायुंग उतनी ही सुंदर वहां की सुबह भी थी। और लेखिका कहती है कि वो सुबह सुबह टहलने निकल गई तो इतना सुंदर दृश्य उन्होंने देखा जो आज तक जीवन में उन्होंने नहीं देखा था। वो लगभग पहाड़ों में 14,000 की ऊंचाई पर थे, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेखिका उस समय थी, और बड़ा सुंदर दृश्य चारों तरफ उन्हें दिखलाई देने लगा। जल्दी जल्दी सब नहा धोकर तैयार हुए और जितेन भी आ गया था गाड़ी लेकर के। तब तक ये सभी तैयार हो गए, और लेखिकाएं कहती हैं कि जब ये टहल रही थी सुबह सुबह, तो एक नवयुवक ने उसे बताया कि आजकल तो स्नोफॉल नहीं होता, नहीं तो यहाँ लायुंग तक भी स्नोफॉल बहुत होता था। लेखिका और उनके साथी जो है वो बर्फ की बारिश देखना चाहते थे, बर्फ से ढके हुए पहाड़ में वो खेलना चाहते थे। तो घूमते घूमते एक नवयुवक ने वहां के बताया सिक्किम में कि आजकल तो यहाँ पर बहुत प्रदूषण होने लगा है, इसके कारण स्नोफॉल नहीं होता, नहीं तो यहाँ लायुंग में भी पूरा चारों तरफ जो है बर्फबारी होती है। तो लेखिका के मन में बड़ा एक निराशा भी हुई कि हम बर्फबारी देखना चाहते थे और हम बर्फबारी नहीं देख पा रहे हैं। तो जितेन ने बताया कि आगे चलते हैं मैडम, आगे एक जगह है कटाओ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहां पर काफी हमें बर्फ देखने के लिए मिलेगी। और इस तरह का उनकी यात्रा फिर प्रारंभ होती है। लायुंग से सारे सैलानी फिर से तैयार होते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आगे लेखिका की गाड़ी जब आगे बढ़ने लगती है तो लेखिका कहती है रास्ते धीरे धीरे और खतरनाक होने लगे। ऊपर से बारिश, फिसलन भरी जगहों पर ये धीरे धीरे जब इसकी गाड़ी बढ़ने लगी तो सभी डर भी गए। खतरनाक यात्रा थी, लेकिन जितेन एक अच्छा ड्राइवर था। फिसलन भरी उन वादियों में भी धीरे धीरे गाड़ियों को वो बढ़ा रहा था। लेखिका कहती है सिक्किम की सरकार ने जगह जगह पर बोर्ड लगाए थे। एक इसी तरह का बोर्ड उन्होंने पढ़ा, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, अर्थात धीरे चलिए। चेतावनियां रास्ते भर लेखिका को दिखती और वो उसे जरूर पड़ रही थी। और कटाओ की ओर ये यात्रा थी, और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ने लगी, करीब आधे रास्ते के बाद जब धुंध छट जाती, केवल धुआं चारों तरफ दिख रहा था। बड़ी धीमी स्पीड में 10, 15, 20 की स्पीड में इनकी जीप बढ़ रही थी। लेखिका कहती है हम इतने डर गए थे कि केवल हमारे को एक दूसरे के सांस की आवाज आ रही थी, सांस लेने की आवाजें ही आ रही थी। और करीब करीब 20-25 किलोमीटर आगे जाके आधे रास्ता जब कट गया, उसके बाद ये धुंध छटी। और जैसे ही धुंध छटती है, लेखिका कहती है कि सृष्टि में कितना आनंद और कितने सौंदर्य भरा है, इसके दर्शन हमें हुए कि सृष्टि और हमारे बीच फैला हुआ सन्नाटा भी हटा। नारगिन उत्साहित होकर कहने लगा कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाओ को। तो लेखिका कहती है कि उनकी एक सहेली जो थी वो स्विट्जरलैंड जाकर आई थी, वो कहती है कि नहीं स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है और ना इतनी ऊंचाई पर है। अर्थात कटाओ नाम का जो हमारे हिंदुस्तान में वो जगह है पूर्वोत्तर राज्य में, वो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर और खूबसूरत है। ये लेखिका बताना चाहती कि कटाओ जो है वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां पर बर्फबारी भी होती है। कटाओ की ओर जैसे जैसे नजदीक बढ़ रहे थे, लेखिका कहती है कि हमें सफेद पहाड़ दिखने लगे। पहाड़ सफेद क्यों थे? क्योंकि वो बर्फ से ढके हुए थे। कहीं कहीं पर काले और हरे पहाड़ जो दिख रहे थे जहां पर बर्फ नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे पहाड़ में किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो,
और कहीं कहीं पर पानी के कारण पाउडर हट गया हो, वहां से भर पहाड़ के हरे या काले रंग का दर्शन हो जाता था। बड़ा खूबसूरत दृश्य, लंबे लंबे वृक्ष जो थे वो वृक्ष भी पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। सफेद पहाड़ों की एक श्रृंखला जो थी वो लेखिका और उसके साथियों को बड़ा रोमांचित कर रही थी। कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में कितनी प्राकृतिक छटाएं हैं, कितना सुंदरता है। हमारे लोग हमारे देश में ही नहीं जाते बल्कि कहीं विदेशों में घूमने चले जाते हैं। और स्विट्जरलैंड से भी तुलना की है इसमें लेखिका ने कि स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर जगह हमारे यहाँ कटाओ है, जहां पर हम जा सकते हैं।